सेक्शन 340 सीआरपीसी जो अब नया 379 बीएनएसएस हो गया है, इसका कानून खुद में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। दूसरा सेक्शन है 195 सीआरपीसी जो अब बदलकर 215 बीएनएसएस हो गया है। 340 सीआरपीसी और 195 सीआरपीसी, इनका संबंध तो समझ के सामने और अधिक झंझट पैदा करता है। आज इस पूरे कानूनी उलझाव को हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे। जिस कानूनी चैप्टर को सुप्रीम कोर्ट ने मारवा वर्सेस मारवा वाले केस से शुरू किया था, उसे आज वाले जजमेंट से कंप्लीट कर दिया गया है। यह सारी बात हम आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि किसी कोर्ट केस में एक पक्ष द्वारा दिए गए एविडेंस या दस्तावेजों को यदि दूसरा पक्ष फर्जी और जाली होने का आरोप लगा दे और कह दे कि ये बयान और दस्तावेज तो कोर्ट को धोखा देने की नीयत से लगाए गए हैं, तो सवाल होगा कि ऐसे मामले की जांच किस प्रकार से होगी। क्या पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी या उस कोर्ट के जज साहब के पास ही कोई कंप्लेंट या अर्जी लगाई जाएगी? यहीं से यह कानूनी बवाल पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया केस डिसाइड किया है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी पर आरोप था कि उसने अपने सरकारी काम के दौरान गलत रिपोर्टें बनाई और झूठी बातें उन रिपोर्टों के अंदर लिख दी। कंप्लेनेंट चाह रहा था कि उस कर्मचारी पर 340 सीआरपीसी में आपराधिक केस चले। उधर मजिस्ट्रेट के सामने यह सवाल पैदा हो गया कि इस तरह के आरोप में सही कानूनी रास्ता क्या है। क्या मजिस्ट्रेट सीधे एफआईआर की डायरेक्शन देकर उसके आधार पर केस चला सकता है, या फिर कानून कहता है कि इससे पहले कंप्लेनेंट की तरफ से कोई खास किस्म की कंप्लेंट की जाए? आज वाले केस में मजिस्ट्रेट ने एक रास्ता चुना। उससे असंतुष्ट दूसरी पार्टी हाई कोर्ट पहुंची और अंत में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां यह सवाल पैदा हुआ कि सेक्शन 195 सीआरपीसी और सेक्शन 340 सीआरपीसी का सही मतलब क्या है, इनका आपसी संबंध क्या है और इनको किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 195 सीआरपीसी में क्या होता है। सेक्शन 195 सीआरपीसी कोई सामान्य कानून नहीं है। यह केवल कुछ खास तरह के अपराधों पर लागू होता है जो सीधे सरकारी कामकाज या कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े होते हैं, जैसे सरकारी अधिकारी को झूठी सूचना देना, सरकारी काम में बाधा डालना, कोर्ट के सामने झूठी गवाही देना, या कोर्ट के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना, या कोर्ट में जाली दस्तावेज पेश करना। ये अपराध सामान्य अपराधों से कुछ अलग हटकर हैं क्योंकि इनका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है बल्कि पूरे जुडिशियल सिस्टम पर पड़ता है, पूरे समाज पर पड़ता है। हमने बहुत बार सुना है कि इस काम पर तो सेक्शन 195 की लीगल बार है। तो यह लीगल बार क्या होती है? जब यह कहा जाता है कि इस कार्रवाई या डॉक्यूमेंट पर तो 195 सीआरपीसी की बार है या उसकी कानूनी रोक है, तो इसका मतलब होता है कि इस डॉक्यूमेंट पर कोई भी मैजिस्ट्रियल कोर्ट सीधा सा कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, बल्कि तभी कॉग्निजेंस ले सकती है जब संबंधित कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट या उसका सुपीरियर उस झूठी गवाही या फर्जी डॉक्यूमेंट की लिखित कंप्लेंट करे। यह कहना कि सेक्शन 195 सीआरपीसी की बार है, यह कहने का मतलब यह नहीं होता कि अपराध हुआ नहीं है या आरोपी बच जाएगा। इसका मतलब केवल इतना होता है कि केस को केवल उसी तरह से चलाया जा सकेगा जो 195 सीआरपीसी में लिखा है। ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से एफआईआर या प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल नहीं कर सकता। कानून कहता है कि संबंधित कोर्ट में शिकायत वही करेगा जिसे 195 सीआरपीसी अनुमति देता है। अगर 195 सीआरपीसी कहता है कि कोई शिकायत कोर्ट के द्वारा की जाएगी या कोर्ट के किसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा की जाएगी या कोई सरकारी अधिकारी करेगा या उसका सुपीरियर करेगा, तो वही रास्ता अपनाना होगा। गलत कानूनी तरीके से फाइल की गई कंप्लेंट चल नहीं पाएगी। इससे अगला सवाल आता है कि सेक्शन 195 और सेक्शन 340 सीआरपीसी का आपसी संबंध क्या है। यह बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि सेक्शन 195 सीआरपीसी यह तय करता है कि झूठे बयानों या फर्जी दस्तावेजों के मामले में केस को शुरू कौन करेगा, कंप्लेंट कौन दाखिल करेगा। उसके बाद जब हम 340 सीआरपीसी पढ़ते हैं तो उसके शुरू में लिखा है प्रोसीजर इन केसेस मेंशन इन सेक्शन 195, यानी कि 195 सीआरपीसी में दिए गए अपराधों को चलाने की विधि।
इस तरह सेक्शन 340 यह तय करता है कि कंप्लेंट करने से पहले कंप्लेनेंट कोर्ट क्या सोचेगी, कैसे फैसला करेगी कि मामला चलाना है या नहीं चलाना है। सेक्शन 340 सीआरपीसी कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है कि इसमें एक कंप्लेंट डाली और आगे कार्रवाई शुरू हो गई। इसके ठीक उलट कोर्ट पहले यह देखती है कि मामला सच में इतना गंभीर है भी या नहीं कि परजरी जैसी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। कोर्ट यह भी देखती है कि क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। कोर्ट को यह सब कैसे करना होगा, इसे जानने के लिए आज के केस की जरूरत पड़ती है। आज का केस है देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। यह स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल थी 12,373 ऑफ 2025, जिसे जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 20 अगस्त 2025 को डिसाइड किया था। इस देवेंद्र कुमार वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 195 सीआरपीसी का हर मामला 340 सीआरपीसी के तहत शुरू नहीं किया जाएगा, बल्कि 195 सीआरपीसी के सब मामलों में से केवल कुछ मामलों को ही 340 सीआरपीसी की प्रोसेस से आगे बढ़ाया जाएगा। ये वे मामले होंगे जिनमें सीधे कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुए अपराध होंगे और जिनमें कुछ अन्य तत्व भी शामिल होंगे। कौन से तत्व शामिल होंगे वो हम अगले भाग में चर्चा कर रहे हैं। यहां एक पुराना मील का पत्थर है। इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा 2005 का केस था। साइटेशन सामने देख रहे हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह साफ किया था, यह कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था, ध्यान रखिएगा। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि हर जाली दस्तावेज सेक्शन 195 सीआरपीसी के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पहले जालसाजी करता है और बाद में उस दस्तावेज को कोर्ट में लगा देता है तो वह यह नहीं कह सकता कि अब उसके खिलाफ केवल कोर्ट की शिकायत से ही चलेगा। ऐसा मान लेने से अपराधी को बचने का रास्ता मिल जाएगा। 195 सीआरपीसी की रोक केवल उन दस्तावेजों पर लागू होती है जो अदालत की कस्टडी में होते हैं, जिनको कस्टोडिया लेगिस कहते हैं। 340 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई एक अलग और स्वतंत्र जुरिस्डिक्शन है जो न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए होता है, न कि किसी निजी प्रतिशोध के लिए। अदालतें झूठी गवाही के लिए कार्रवाई शुरू करने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकती हैं और वे करती भी हैं। सवाल है कि इस आज के देवेंद्र कुमार वाले जजमेंट ने नया क्या जोड़ा है। देवेंद्र कुमार वाला नया फैसला मारवा वर्सेस मारवा का रिपीटिशन नहीं है। देवेंद्र कुमार वाला नया फैसला कहता है कि 195 सीआरपीसी की रोक कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस लेने पर लगती है, पुलिस द्वारा उस अपराध की जांच करने पर नहीं लगती। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस जांच कर सकती है और चार्जशीट दाखिल कर सकती है, परंतु कोर्ट उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकती तब तक जब तक कि सेक्शन 195 सीआरपीसी के अनुसार सही लीगल कंप्लेंट मौजूद ना हो। यह भी समझना जरूरी है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी न तो पुलिस की स्टेज होती है और न ही सेक्शन 195 सीआरपीसी का हिस्सा होती है, बल्कि यह केवल सेक्शन 340 के तहत कोर्ट का एक वैकल्पिक कदम है जो हर केस में जरूरी नहीं होता, जिसकी जरूरत मामले की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो सवाल है कि मारवा वाले केस में और देवेंद्र कुमार वाले केस में क्या असली फर्क है। मारवा वर्सेस मारवा ने यह बताया था कि कौन सा अपराध 195 सीआरपीसी के दायरे में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। देवेंद्र कुमार ने यह बताया है कि ऐसे अपराध को कोर्ट में किस रास्ते से कब और कैसे लाया जाएगा। मारवा वाले जजमेंट ने सिद्धांत दिया था, देवेंद्र कुमार वाले जजमेंट ने प्रक्रिया समझाई है। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देवेंद्र कुमार पुराने कानून को नहीं बदलता, बल्कि उसे साफ, सीमित और अधिक व्यवहारिक बना देता है। इस फैसले के बाद अब निचली अदालतें ज्यादा सावधानी से देखेंगी कि मामला सेक्शन 195 सीआरपीसी के किस हिस्से में आता है। अब और झूठे आरोप पर सेक्शन 340 सीआरपीसी लगाने की जल्दबाजी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि इससे बेवजह की परजरी एप्लीकेशंस जो कोर्ट्स में लगती रहती हैं उनमें कमी आएगी और कोर्ट का समय जो इन फर्जी एप्लीकेशंस को सुनने में गुजर जाता है
वह अब सुनवाई वाले काम पर लग सकेगा। इस कहानी का निष्कर्ष हम देखते हैं कि सेक्शन 195 सीआरपीसी कोई सजा देने वाली धारा नहीं है, बल्कि एक कानूनी फिल्टर है। 190 सीआरपीसी यह तय करता है कि कोर्ट में कंप्लेंट कौन दाखिल करेगा, जबकि सेक्शन 340 सीआरपीसी यह तय करता है कि उस कंप्लेंट के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाएगा। दोनों अलग अलग बातों को तय करती हैं। 195 यह तय करती है कि कोर्ट से जुड़े अपराधों को सही रास्ते से सही अथॉरिटी के द्वारा सही समय पर आगे बढ़ाया जाए। मारवा वर्सेस मारवा के केस ने इस लीगल फिल्टर की जरूरत बताई थी। अब नए वाले केस देवेंद्र कुमार ने इस फिल्टर को सही तरह से इस्तेमाल करना सिखाया है। आम आदमी की भाषा में कहें तो कानून यह कह रहा है कि गलती हुई है या नहीं हुई है यह तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यह देखे जाने का मुकाम आने से पहले मुकाम की ओर चलना शुरू करने यानी कंप्लेंट को फाइल करने का रास्ता सही होना भी जरूरी है। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है, जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।